डेढ़ घंटे कितने होता है? 130 1.5 आवर। सर बुक नहीं छोड़ दो यार। ये वाली। कोई सी भी जगह कम हो जाए तो मिल जाए। ये वाली छोड़ रहा हूँ एग्जाम में। दरवाजा बंद कर लो चलो। चलो, तो टुडे वी आर गोइंग टू डू टाइप्स ऑफ सेट्स। के जो सेट थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, इसमें कितने टाइप के सेट हैं, अलग अलग टाइप के सेट्स को आज डिस्कस करेंगे और क्या क्या वो सेट करते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल इसमें आता है एम्प्टी सेट। अब जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है उसको एम्प्टी का मतलब भी पता होगा। क्या मतलब होता है? खाली। अरे तेरे पापा फोन कर रहे हैं ना। हाँ, तो एम्प्टी का मतलब होता है खाली, है ना। तो बिलीव मी, ये सेट थ्योरी का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट है। कभी अगर मास्टर्स में जाओगे ना तो तुम्हें लगेगा कि यार एम्प्टी सेट को भी इतनी इंपॉर्टेंस, हाल तो जब अभी सबसेट करेंगे तब भी लगेगा कि यार एम्प्टी सबसेट भी भूलना नहीं है। तो एम्प्टी सेट जो है इज अ सेट दैट हैज नो एलिमेंट। वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है उसको एम्प्टी सेट कहेंगे। सच ए डेफिनेशन, इसी को ही नल सेट भी कहा जाता है। एम्प्टी सेट को इसकी नोटेशन भी दो तरीके की है। जो ये फाइल लिखा जाएगा, दिस रिप्रेजेंट्स एम्प्टी सेट। दूसरा तरीका है एम्प्टी ब्रैकेट्स। So these empty brackets also represent empty set. So there are two notations to represent an empty set. One is phi like this, one is भी ब्रैकेट this के bracket. अंदर आएगा। और अगर तुम ये लिख देते हो तो ये गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। इसका मीनिंग क्या है कि x जैसे एक सेट है और x का एक एलिमेंट है फाई। फाई इज एलिमेंट। तो इसमें बी वेरी केयरफुल, या तो सिर्फ फाई लिखना या सिर्फ ब्रैकेट लिखना, एक चीज की हैबिट बनानी है। तो हम फाई से लेके चलेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल कंसीडर फाई एज आवर एम्प्टी सेट। चलिए, तो एम्प्टी सेट कैसा होता है? एम्प्टी सेट कैन बी डिफाइंड एज, अब एम्प्टी सेट देखो, नल सेट या एम्प्टी सेट हमने डिफाइन कर लिया कि उसमें कोई एलिमेंट आएगा नहीं। लेकिन अब मैं कहूं कि सेट बिल्डर फॉर्म में तुम्हें एक एम्प्टी सेट लिखना है तो तुम कुछ भी बना सकते हो, जैसे ऑल दोज नेचुरल नंबर्स सच दैट देयर स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर -1 के इक्वल हो? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसमें? 5। नो एलिमेंट्स। इसमें ये भी तो लिख सकते हैं कि एनी नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 1। हाँ, कैसे भी लिख सकते हो? एनी नेचुरल नंबर x बिलोंगिंग टू n सच दैट x इज लेस देन 0। ये भी क्या आएगा? 5। क्लियर? सो देयर आर मेनी वेज टू डिफाइन एन एम्प्टी सेट। कैसे भी, कोई भी ऊटपटांग सी, कोई भी एब्रप्ट डेफिनेशन, कोई भी एब्रप्ट कंडीशन that will serve your purpose of having an, वन से भी छोटा होगा जब भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। अगर 1 से छोटा होगा तो भी एम्प्टी आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे इक्वालिटी लगा दिया तो वो सेट किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। क्लियर? नाउ सी दिस, अगर मैं यहाँ पे छोटा सा, देखो सेट थ्योरी में बड़े छोटे छोटे चेंजेस हैं।
मैंने जैसे यहाँ पे x बिलोंगिंग टू द नेचुरल नंबर्स सच दैट x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, तो ये कैसा सेट हो जाएगा? इसमें कितने एलिमेंट होंगे और कौन से एलिमेंट होंगे? एक एलिमेंट होगा और एक ही होगा, सिंगल एलिमेंट होगा 1. तो दिस इज माय नेक्स्ट सेट. दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, a set that contains सिंगल एलिमेंट. exactly one element, ना ज्यादा ना कम, exactly one element is called a singleton set. उसे सिंगलटन सेट कहा जाता है. Am I clear? I guess I'm clear. चलिए कोई भी कंडीशन बना लेते हैं. जैसे यहाँ पे सिंगलटन सेट की कंडीशन बनाई थी, ऐसे ही कुछ और सोच सकते हैं. जैसे x बिलोंगिंग टू n सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ले लेते हैं, तो उससे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. सिंगलटन सेट हो गया. सो दीज आर कॉल्ड एम्प्टी सेट. हमने कर लिया. वी हैव जस्ट फिनिश्ड एम्प्टी सेट. देखो कोई भी एम्प्टी सेट हो सारे इक्वल होते हैं. मान लिया एक ए सेट है वो भी एम्प्टी है और एक बी सेट है वो भी एम्प्टी है, तो दोनों इक्वल होंगे. एम्प्टी सेट आर ऑलवेज इक्वल. हालांकि अभी इक्वालिटी ऑफ सेट पे हमने प्रॉपर्ली डिस्कशन नहीं किया है. इन द अपकमिंग क्लासेस वी विल डिस्कस दैट एज वेल. सो ए एंड बी इफ बोथ आर एम्प्टी देन दे आर इक्वल. सिंगलटन सेट हमने डिस्कस कर लिया जिसमें एग्जैक्टली एक एलिमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट. लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट है फाइनाइट सेट. अब फाइनाइट सेट के बारे में हमने थोड़ा बहुत जिक्र कल भी किया था, बहुत ही हल्का फुल्का. व्हाट इज अ फाइनाइट सेट? हाँ, मीन्स first thing, how do you see a finite set? अच्छा, नल सेट के बारे में एक छोटी सी चीज और रह गई. नल सेट को मैं भी कहूँ कुछ मिसिंग रह गया. नल सेट कहाँ गया? इससे पीछे गया. नल सेट को, एम्प्टी सेट को वॉइड सेट भी कहते हैं. वॉइड सेट, VOID. तो वॉइड सेट कहो, नल सेट कहो, एम्प्टी सेट कहो, ऑल दीज मीन्स द सेम. चलिए, फाइनाइट सेट, अ सेट which is either empty या तो खाली हो, जब एलिमेंट ही नहीं है वहां पे तो फाइनाइट ही हो गया, 0 एलिमेंट है. क्लियर? और its number of elements can be listed or its elements can be labeled या listed by natural number. Natural number, and this process terminates. मतलब अगर सिर्फ ये कंडीशन डालूंगा मैं एट सम n, अगर सिर्फ यही कंडीशन डालूंगा मैं कि एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम 1 2 3 करके लेबल कर सकते हैं कि पहला एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट हो गया,
तो उससे तो जरूरी नहीं है ना फाइनाइट, क्योंकि क्या पता वो चलता जाए। अब ऐसे सिंपल नेचुरल नंबर ही ले लेते हैं, नेचुरल नंबर चलते जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई सेट है तो उसके एलिमेंट्स को लेबल करने लग जाओ, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर से लेबल करने लग जाओ, उन पे टैग लगाने लग जाओ। और फिर थोड़ी देर बाद तुम देखोगे दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस ऑफ लेबलिंग है ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये रुक जाएगा किसी ना किसी एक एन पे। जैसे मान लिया देयर इज अ सेट ए बी सी डी ई, एफ ले लेते हैं, जी ले लेते हैं, एच ले लेते हैं। तो यहां से अगर लेबलिंग करने लगेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और रिपीटेशन तो सेट में अलाउड होता ही नहीं है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 पे टर्मिनेट हो गया ना। 8 के आगे तो कोई एलिमेंट नहीं लिस्ट करने को है हमारे पास, क्लियर। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, हम उसके एलिमेंट को लेबल कर सकते हैं, मतलब उसको काउंट कर सकते हैं, काउंट करने लगेंगे और किसी ना किसी एक फाइनाइट नंबर पे हमारी काउंटिंग फिनिश हो जाएगी, क्लियर। दैट सेट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, oh sorry, finite set, एम्प्टी तो कर लिया ना, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। चलिए अब आ जाते हैं कार्डिनल नंबर और कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। इसकी भी दो रिप्रेजेंटेशन है, कुछ बुक्स मॉडुलस लगा के सेट का नाम लिख लेते हैं, कुछ इस तरीके से लिखते हैं n of a। so this is basically number of elements in set a। हमारे पास एक सेट है a, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर और कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट, क्लियर। हायर क्लासेस में ऑर्डर नाम से भी जाना जाता है ना, बट अभी ऑर्डर की जरूरत नहीं है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है बेसिकली, हायर क्लासेस में ग्रुप्स पढ़ते हैं तो वहां पे ऑर्डर नाम बन जाता है, सेम चीज ही होती है वो भी। तो अभी 11th 12th के लिए हमारे पास है कार्डिनैलिटी और कार्डिनल नंबर, कितने एलिमेंट्स एक सेट में है, दैट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट। इट हैव टू रिप्रेजेंटेशंस, आइदर यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय द मॉडुलस mod of a like this, or you can represent it by n taken a in the round bracket, that will be the number of elements in the set A। चलिए अब आ जाता है इनफाइनाइट सेट। यार आवाज नहीं आ रही तेरी ढंग से, जोर से बोला रो थोड़ा सा। अरे कार्डिनल नंबर वाला है ना, हाँ इसका एक एग्जांपल बता दो कैसा होगा। अच्छा एग्जांपल रह गया क्या तेरा, ओहो मैं आगे चल दिया है तो बहुत जुल्म हो गया, पीटेगा तो नहीं। सिंपल एग्जांपल ले लो यार, लेट अस टेक अ कंडीशन x such that x square is less than equals to 9, x belonging to the set of natural number। अब इसमें देख लो 1 का स्क्वायर तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा, नेचुरल लिया है ना, इंटीजर्स नहीं लिया तो -1 नहीं लिख सकते हम, नेचुरल लिया है सिर्फ, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सेट है A, ये भी सेट A ही होगा क्योंकि सेट बिल्डर है, रजिस्टर फॉर्म है। तो यहाँ पे कार्डिनैलिटी ऑफ A क्या है, 3, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A क्या है, 3, क्लियर। तो ये एग्जांपल है, क्लियर है। चलो फिर मैं इसको ही नीचे ले चलता हूँ। अब इनफाइनाइट सेट के बारे में बात करते हैं।
अ सेट, एक ऐसा सेट whose elements can not be listed। मतलब फाइनाइट सेट क्या बनाया था? फाइनाइट सेट वो था ना जिसके एलिमेंट्स को हम लिस्ट कर सकते हैं, जिसके एलिमेंट्स को हम लिस्ट कर सकते हैं किससे? नेचुरल नंबर से। किसी ना किसी 1 to n के बीच में वो खत्म हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट सेट क्या होगा? एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम लिस्ट नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर्स अप टू n। n तक के नेचुरल नंबर्स के लिए हम उसको लिस्ट नहीं कर सकते। फॉर एनी n नेचुरल नंबर, मतलब तुम ये n कितना भी बड़ा ले लो नेचुरल नंबर का, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कितना भी बड़ा ले लो, इनफाइनाइट सेट के एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लो। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स में 1 2 3 तो आते ही आते हैं। अब नेचुरल नंबर तो 1 2 3 को काउंट करने में ही रह जाएंगे। √2, √3, √5 इनको कौन काउंट करेगा? 2/3, 1/3, 1/4, 1/5, -1/2 इनको कौन काउंट करेगा? तो नेचुरल नंबर तो इन्हीं को काउंट करने में ही पूरे नहीं होंगे। क्लियर? क्योंकि अगर हम लेबलिंग करने लगे, दोबारा से अपने फाइनाइट सेट वाली डेफिनेशन लगाएं और मैं यहाँ पे रियल नंबर्स को लेबल करने लगूं, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये चौथा, ये पांचवा, तो रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर पहले से कंटेन्ड है। क्लियर? बट एक फ्रैक्शन है ना, जैसे मान लिया ये सारे के सारे रियल नंबर है और इसमें इतना क्या है? नेचुरल नंबर। क्लियर? बाकी के क्या है? इररेशनल नंबर्स भी हैं। क्लियर? थोड़े से ऐसे भी हैं जो रैशनल है, और नेचुरल वाले ऑलरेडी रैशनल के अंदर हैं। नेचुरल वाले रैशनल के पार्टीशन में कंटेन्ड हैं। क्लियर? तो नेचुरल जब हम लिस्टिंग करने जाएंगे तो हम तो इस ब्लॉक की लिस्टिंग मुश्किल से कर पाएंगे। क्लियर? बाकी के 2 ब्लॉक की तो अभी लिस्टिंग स्टार्ट हुई ही नहीं है, तो और नेचुरल नंबर कहां से लाएंगे? क्लियर? सो सच इज द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हो यार, काफी सारे बना सकते हो। जैसे मान लिया x belonging to z such that x square is greater than 0। तो यहां पे क्या होगा? इनफाइनाइट तो होगा। पहले मेरे को ये सेट बना के दिखाओ, ये कौन सा सेट, क्या बनेगा? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट? क्या आप कह रहे हैं स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो बड़े सारे आ गए हैं। तो हाँ। सारे ना आएंगे, सारे नहीं आएंगे, 0 नहीं आएगा। माइंड इट। इंटीजर्स में इसीलिए मैंने दिया था कि तुम कितना पर्टिकुलर होके एक कंडीशन को सोचते हो। देखो ठीक है तुम थोड़ा थोड़ा सीख रहे हो, बट दैट डजंट मीन कि तुम बगैर सोचे फटाफट जो दे दो। पर्टिकुलरली सारे 0 को छोड़ के बाकी सभी आ जाएंगे। तो यहाँ पे 0 को एक्सक्लूड है। हाँ, तो 0 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है। 0 ग्रेटर देन 0 है, कह सकते हैं ऐसा। इक्वालिटी आती तब कह सकते थे ना। क्लियर? बी वेरी केयरफुल अबाउट द कंडीशन कि कौन से एक्सक्लूड करने हैं, कौन से इंक्लूड करने हैं। तो दिस कुड बी द एग्जांपल, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 इन्हीं के साथ लगे रहेंगे, -1 -2 -3 ये सब भी तो आएंगे। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इनफाइनाइट सेट के। चलिए नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट्स।
व्हाट इज एन इक्विवेलेंट सेट? अच्छा, एक तो होता ही नहीं है इक्विवेलेंट सेट, पेयर होता है ये। टू फाइनाइट सेट्स A and B, दो फाइनाइट सेट A and B, two finite set A and B are equivalent, उनको इक्विवेलेंट कहेंगे कब? इफ their cardinal number और cardinality are same, मतलब दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। मॉडुलस ऑफ A should be equals to मॉडुलस ऑफ B for A and B any two set, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो ये इक्विवेलेंट सेट हो जाता है। वैसे डेफिनेशन का कोई खास इतना वो है नहीं, जरूरत पड़ेगी नहीं इतनी इक्विवेलेंट सेट की। इसका बस एक कंडीशन की तरह इसको यूज कर सकते हैं, छोटी सी कंडीशन की तरह, इक्वल सेट्स में। तो मेन डेफिनेशन जो बनेगी, इक्वल सेट, दो सेट को इक्वल कब कहेंगे? सारे अंदर के एलिमेंट्स इक्वल होंगे। एग्जैक्टली, जब ए के सेट, पहली बात तो ये होगा कि उनकी कार्डिनैलिटी इक्वल होंगी, मतलब दोनों ही इक्विवेलेंट होना मस्ट है इक्वल सेट में। दूसरा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर members of B and all the elements of B are members of A. A के जितने भी एलिमेंट है वो सभी किसके मेंबर होंगे? B के, और B के जितने भी एलिमेंट है वो सभी किसके मेंबर होंगे? A के। मतलब A में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे किसमें होंगे? B में, और B में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे किसमें होंगे? A में। इसका कहने का मतलब क्या है? देखो यहां पे ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 इक्वल्स टू 2 3 1, ये दोनों ही सेट इक्वल है। अगर इसका नाम A दे दे और इसका नाम B दे दे, देन डेफिनेटली A इज इक्वल्स टू B। पहली चीज तो कार्डिनैलिटी इक्वल है क्योंकि दोनों में तीन तीन एलिमेंट्स हैं। दूसरा, A के सारे एलिमेंट B में हैं। अगर हम 1 को चेक करें तो 1 है, ठीक है। 2 को चेक करें तो 2 है, ठीक है। 3 को चेक करें तो 3 भी है। तो ऑर्डर डजंट मैटर, किस तरीके से उनको लिखा गया है आगे पीछे करके लिख सकते हैं, शफल करके, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? सेट विल रिमेन इक्वल। सर अगर कार्डिनैलिटी इक्वल नहीं है तो सेट भी तो इक्वल नहीं होंगे ना। कार्डिनैलिटी इक्वल नहीं है तो सेट इक्वल हो कैसे सकते हैं? मतलब एक में 4 एलिमेंट है, एक में 3 एलिमेंट होंगे, तो वो हो ही नहीं सकते क्योंकि रिपीटिशन तो अलाउड नहीं है सेट में। ठीक है, तो एक में अगर 4 एलिमेंट और एक में 3 एलिमेंट है तो एक एलिमेंट हमेशा एक्स्ट्रा बनेगा। एक एलिमेंट ऐसा रहेगा जो दूसरे वाले सेट में नहीं आएगा और उसकी वजह से इक्वालिटी खराब हो जाएगी। क्लियर? चलिए अब फटाफट से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सारों के डेफिनेशंस देखी हमने। अरे इसको डिलीट कर ले थोड़ा सा, बहुत सारे पेजेस बन गए। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला वो पूछ रहा है
Which of the following sets are empty set? कौन से सेट्स एम्प्टी हैं? ए में उसने कहा ए is x such that x square minus 3 equals to 0 and x is rational. तो x क्या है? x इस तरीके का एलिमेंट है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और वो रैशनल नंबर भी होगा। नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है एम्प्टी होगा। क्योंकि x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, x इक्वल्स टू √3 आ जाएगा और ये क्या हो गया? इरेशनल। तो ऐसा कोई रैशनल नंबर है ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई कर सके। सो दिस इज गोइंग टू बी एन एम्प्टी सेट। चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि एम्प्टी सेट की कंडीशंस तो यार कर लोगे तुम। मैंने एक दो एग्जांपल दिए थे। बात करते हैं इक्वल सेट्स की। Find the pair of equal sets from the following sets, if any. इक्वल पेयर निकालने हैं तो A गिवन है 0, B हो जाता है all those x such that x is greater than 15 and x is less than 5. C हो जाता है x such that x minus 5 equals to 0, D such that x square equals to 25, C और D इक्वल है। C और D, D। हाँ, E है x such that x is an integral positive root of equation x square minus 2x minus 15 equals to 0। तो यहां से पहले तो इनको जो है रोस्टर फॉर्म में बना लो सेट को। कौन सा सेट क्या है फटाफट से। तो A तो गिवन ही है, A 0 है। ऐसा कोई x नहीं है जो एक ही टाइम पे ग्रेटर देन 15 भी हो जाए एंड लेस देन 5 भी हो जाए। तो B इज गोइंग टू बी एम्प्टी। एंड C के बारे में क्या है? x इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा 5। तो C जो है 5 आएगा एंड D जो है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि x कहाँ से है, इंटीजर से है नेचुरल से है, तो हम इंटीजर से ले लेते हैं। वैसे उसको मेंशन करना चाहिए यहाँ पे कि x मेरा जो है z से है, दैट विल बी बेटर। इंटीजर से क्यों लिया सर इसे? आप नेचुरल से भी तो ले सकते हो। नेचुरल से लेंगे तो ऐसा x जिसका स्क्वायर 25 वो सिर्फ 5 आएगा ना वो। हाँ, तो फिर वो इसी के इक्वल हो जाएगा। हाँ, तो जरूरी नहीं है ना कि इक्वल बनाना है या नहीं बनाना है। अब यहाँ पे e को अगर देखें तो इंटीग्रल रूट्स तो कौन से हो जाए? इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज व्हाट? इसको फटाफट स्प्लिट करो और सॉल्व करो। क्या आएगा सॉल्यूशन इसका? x माइनस 5 एंड x प्लस 3 आ जाएगा ना। तो इसमें से इंटीग्रल तो है दोनों रूट्स, दोनों इंटीजर आएंगे, बट पॉजिटिव कौन सा है? x इक्वल्स टू 5 पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी 5 ओनली, क्योंकि जब इसको इक्वेट करेंगे 0 से तो ये वाला तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव -3। -3 तो नहीं लेना ना, हमें पॉजिटिव लेना। तो कौन सा सेट इक्वल हुआ?
E and C. So C equals to E. This pair is equal. Okay. तो जीरो का मतलब तो कुछ नहीं होता, तो ए बी और बी भी तो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे जीरो एक एलिमेंट है ए का और बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है, कार्डिनैलिटी इक्वल है। बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है, ए में कम से कम एक एलिमेंट है, बेशक से जीरो हो पर एलिमेंट तो है ना एक। चलिए, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, आई गेस यू विल बी एबल टू फाइंड आउट। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन और तुम फटाफट से मेरे को बता देना कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, और फिर मैं फटाफट से आंसर लिख दूंगा। हाँ चलिए, सो दिस इज फर्स्ट इज ए गिवन है x is that x belongs to z and x square minus 5x plus 6 equals to 0। तो ये बताना है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, कौन से फाइनाइट है, कौन से इनफाइनाइट है। जब तक मैं क्वेश्चन लिखूं तब तक तुम्हारा फाइनाइट इनफाइनाइट रेडी होना चाहिए कि कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। एंड लास्ट डी एंड एक्स। चलिए फटाफट बताइए, which one of them is finite and which one is infinite? Quickly hurry up, start telling। अरे डायरेक्ट सेट को देख के बता दो ना, इसमें लिखना क्या है इतना, सॉल्व क्या करना है। एनीबडी? पहला फाइनाइट है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पता ही है दो रूट्स होंगे तो अपने आप ही फाइनाइट हो गया। ओके, दूसरा इनफाइनाइट है, यहाँ पे स्क्वायर इवन होना चाहिए, तो जितने भी इवन नंबर है उनका स्क्वायर भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। क्लियर? तो इनफाइनाइट हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है 36, तो ऐसा तो सिर्फ 6 और -6 कर सकते हैं, सो दिस बिकम्स फाइनाइट। एंड लास्ट इनफाइनाइट, क्योंकि ग्रेटर देन -10, ग्रेटर देन -10 तो बहुत सारे इंटीजर्स हैं। चलिए, now you can solve the exercises and if there is any doubt then we will discuss। क्या -9 से लेके इनफाइनाइट होगा, माइनस इनफाइनाइट? देखो हर जगह इनफाइनाइट मत बताया करो, इनफाइनाइट बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब अनकाउंटेबल। क्या बताऊं यार, काउंटेबल अनकाउंटेबल। भाई ये मानो कि इनफाइनाइट से छोटा भी होता है कुछ, जो अनकाउंटेबल होता है उससे छोटा होता है एक शब्द काउंटेबल। क्लियर? तो इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स ये काउंटेबल होते हैं। मतलब काउंटेबल का ये कहने का मतलब नहीं कि इनको तुम काउंट कर दोगे या ये खत्म हो जाएंगे, बट मैथमेटिकली काउंटेबल को अनकाउंटेबल से छोटा बताया गया। काउंटेबल भी ऐसा ही है कि उसको भी हम काउंट तो कर नहीं सकते, पर नाम दिया गया है क्योंकि वो नेचुरल नंबर से कॉरेस्पॉन्ड किया जा सकता है। नेचुरल नंबर के इक्वल जिसकी भी कार्डिनैलिटी होगी ना, मतलब जो भी नेचुरल नंबर के इक्वल हो सकता है उसको काउंटेबल कहेंगे। जो नेचुरल नंबर से बड़ा हो जाएगा वो अनकाउंटेबल, क्योंकि अनकाउंटेबल ह्यूज होता है। रियल नंबर्स को अगर देखेंगे, रियल नंबर्स आर अनकाउंटेबल। रियल नंबर का बहुत छोटा फ्रैक्शन होता है नेचुरल नंबर, तो उसको हम कहते हैं कि है तो वो भी काउंट, तो उसको भी नहीं कर सकते, उसको हम काउंटेबल सेट बोल देते हैं। क्लियर? कि उसमें भी नंबर्स तो बहुत सारे होंगे बट अनकाउंटेबल नहीं होंगे। अनकाउंटेबल हो जाते हैं बहुत ह्यूज, जिसको इन्फिनिट इन्फिनिट करते हैं हम। तो ये हायर क्लासेस में आता है। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट is the concept of subset।
देखो प्योर मैथ्स में ना, प्योर मैथ्स में जो भी कोई चीज होती है ना उसका सब तो होता ही होता है। मतलब अभी तुमने क्या पढ़ा, सेट पढ़ा, अब क्या पढ़ोगे फिर, सब सेट पढ़ोगे। फिर ग्रेजुएशन में तुम ग्रुप पढ़ोगे, फिर ग्रुप का क्या निकल के आएगा, सब ग्रुप निकल के आएगा। फिर रिंग नाम से एक चीज पढ़ोगे। सारा का सारा प्योर मैथ्स में चलता है, एब्स्ट्रैक्ट में। मतलब मैं बता रहा हूं ये सब बेसिक किसके लिए। फिर रिंग आएगा तो रिंग के साथ सब रिंग भी आएगा। फिर वेक्टर स्पेस आएगा, उसके साथ सब स्पेस भी आएगा। तो ये सब जो होता है ना, सब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। क्लियर? लास्ट में लिखा आपने वेक्टर स्पेस, और ये सब इसके साथ सब स्पेस, वेक्टर स्पेस का छोटा जो होता है ना चुना मुन्ना, वो सब स्पेस होता है। तो सब का मतलब होता है छोटा। अब हम पढ़ेंगे सब सेट। सेट हमने देख लिया, सेट क्या होता है। अब हमें देखना है सब सेट। सो द हेडिंग फॉर दिस इज सब सेट। सबवे तो सबने सुना होगा, है ना। अब हमारे पास है सबसेट। चलो, so what is the subset? Let us describe the subset. सबसेट एक तरीके का नोशन है जो दो सेट के बीच में कंपैरिजन जैसा काम करता है। जैसे 2 और 3 अगर मैं तुम्हें लिख के दूं और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स लिख दूं, तो तुम इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या चीज लगाओगे? 2.5। क्या लगाएगा? 2.5 2.5 लगाएगा। 2.1 भी लगा सकता था। बीच और वाला वो हमारी मर्जी। तुम्हारी मर्जी। और आपने क्या लगाओगे, तो मैंने अपनी मन बता दिया। अच्छा चलो, शुक्रिया। कहीं ना कहीं तो 2.5 भी काम आता ही होगा, किसी ना किसी चीज का तो आंसर बन ही जाएगा। और तुम्हारे जैसे महान प्राणी कह रहे हैं तो। बट मैं सोच रहा था कि तुम लोग ये ऐसा कुछ आंसर कर देते तो मेरे को खुशी हो जाती थोड़ी सी, कि हम इनइक्वालिटी लगाएंगे। अब इसको कोई भी नानुकर नहीं, जैसे 2.5 के साथ आर्ग्यूमेंट है कि तुमने 2.1 क्यों नहीं लगाया, 2.2 क्यों नहीं लगाया, 2.7 क्यों नहीं लगाया, लेकिन इसके साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। ये 100% ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर? और खाली 2.5 मतलब 2.53 बना क्या रहे थे, 22.53 बना रहे थे क्या? वैसे नहीं सोचना। तो देखो, इनइक्वालिटी हम दो नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा। ऐसे ही एक कंपैरिजन टाइप का नोशन है जिसका नाम दिया गया है सबसेट। तो मैं फटाफट से एक डेफिनेशन बनाता हूं। प्योर मैथ्स में डेफिनेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। डेफिनेशन को बिल्कुल जो है अच्छे से इंटरप्रेट करना है, क्योंकि मोस्टली जगह कई जो चीजें होती है वो डेफिनेशन को प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं करते, इसलिए हम उनको एक्सक्लूड करते हैं। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट द डेफिनेशन। चलिए, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। मैंने दो सेट लिए, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। सो लेट ए एंड बी बी टू सेट्स if every element of A is an element of B, then A is called subset of B। चलिए, अभी अभी ये लाइन मैंने लिखी भी थी। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन सेट आर इन अनदर सेट, ये कहां पे यूज किया था हमने?
ये वाली जो लाइन लिखी है इसका कुछ पोर्शन अभी अभी मैंने पहले भी लिखा था इक्वल सेट्स में। क्लियर? तो पहले तो देखो इस लाइन को क्रैक करते हैं। दो सेट हैं, एक का नाम ए, एक का नाम बी। इफ एवरी एलिमेंट, अगर हर एक एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, किसका? ए का, इज एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए का हर एक एलिमेंट किसका एलिमेंट है? बी का एलिमेंट भी है, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। इक्वल सेट से एक दूसरे के सबसेट होते हैं। एग्जैक्टली। सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ए सबसेट ऑफ बी, और बी को अगर कहें तो बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए, मतलब द सेट दैट कंटेन्स ए इज सुपरसेट, वो बड़ा है। क्लियर? तो दिस गिव्स अ कंपैरिजन अबाउट द सेट। डेफिनेशन क्या है? एवरी एलिमेंट, मतलब फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ए। इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि कोई भी एक्स ले लो ए में से, मतलब कोई भी एलिमेंट ले लो किस में से? ए में से। फॉर एनी एक्स दैट बिलोंग्स टू ए वी हैव x belongs to b, मतलब for x belongs to a, अगर x a में है तो ये बात क्या इंप्लाई करेगी कि x b में b है। क्लियर? इसका मीनिंग क्या हो जाता है? मैंने डेफिनेशन को शॉर्ट कर दिया। इसका मीनिंग हो जाता है, इसका मीनिंग है दैट a इज सबसेट ऑफ b, और यू कैन से a is contained in B. Clear? Or what can I say? B contains A. B A को contain करता। Clear? A subset of B. तो ये तो वो बात होगी 2 less than 3, लेकिन हमारे पास एक और नोशन भी तो होता है ना। हमारे पास इस तरीके का नोशन भी होता है, x लेस देन इक्वल्स टू y। तो हम x लेस देन इक्वल्स टू y क्यों लगाते हैं? कई जगह पे हम इक्वालिटी लगाते हैं, कई जगह पे नहीं लगाते। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? देखो यहां पे मैंने इक्वालिटी नहीं लगाया बिकॉज आई वॉज श्योर। यहां पे श्योरिटी है कि 2 छोटा है 3 से, इक्वालिटी का चांस बनता ही नहीं है। लेकिन इस वाले केस में अगर देखें तो वी आर हैविंग x एंड y, तो मुझे नहीं पता ना कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि 2 नंबर्स हैं x और y, 2 रियल नंबर हैं, तो क्या तुम 100% ये कह सकते हो कि x हमेशा छोटा होगा y से या y हमेशा छोटा होगा x से? 100% हम नहीं कह सकते। तो हम क्या कहते हैं कि या तो x छोटा होगा या इक्वल होगा y के, या y छोटा होगा या इक्वल होगा x के, क्योंकि इक्वालिटी में बी अ पॉसिबिलिटी। क्लियर? इक्वल हो सकते हैं ना, क्या पता यार x की वैल्यू एंड y की वैल्यू दोनों की वैल्यू 3 हो जाए, तो उससे तो फिर 3 लेस देन 3 ये तो बात बनेगी नहीं ना, इसलिए इक्वालिटी लगा देते हैं। तो ऐसे ही सबसेट में भी कभी कभार मोस्टली टाइम ऐसे लिखा जाता है, ए सबसेट ऑफ बी। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट श्योर। हम श्योर नहीं है कि क्या ए पक्का बी से छोटा है, हो सकता है ए बी के इक्वल भी हो। क्लियर है? क्लियर? ये वाला सिंबल क्लियर है? कंटेनमेंट विद अ साइन विद अ बार बिलो इट। बार कहीं
लगाओ बाहर। फिर तो ऐसे ये- कौन से केस क्या हमें पता ही नहीं होगा? क्या ऐसा कौन सा केस होगा जिसमें पता ही नहीं होगा कि इक्वल है तो? ऐसा भी केस आएगा जब तुम प्रूफ स्टार्ट करने लगोगे, जब तुम चीजों को प्रूव करने लगोगे। क्लियर? आगे सिचुएशंस आएंगी। क्लियर? अगर ऐसा ना होता तो फिर क्यों ही करते, क्यों ही अपनी हेडेक बढ़ाते। ऐसे जब प्रूफ क्रिएट करने लगेंगे ना, हम थ्योरम्स वगैरह क्रिएट करने लगेंगे, वहां पे सेट को डिफाइन नहीं किया जाएगा, वहां पे जस्ट एक बात कही जाएगी, ए इज अ सेट एंड बी इज अनदर सेट। और फिर हम सेट के बारे में बात करेंगे, उनके कॉम्बिनेशंस के बारे में और अलग अलग चीजों के बारे में। क्लियर? तो वेट फॉर दैट टाइम। अभी के लिए ये सुपर सेट का सिंबल क्या होगा? क्या सुपर सेट का सिंबल उल्टा हो जाएगा। सुपर सेट या 2 लेस देन 3, इसका मतलब ये है, इसी का मतलब ये भी तो है 3 इज ग्रेटर देन 2। तो A इज सबसेट ऑफ B, इसी चीज का ये मतलब भी है B इज सुपर सेट ऑफ A। क्लियर? तो उसके लिए कोई यही सिंबल बनेगा ना? हाँ यही बनेगा। क्लोज करना है, जिस तरफ छोटा सेट है उस तरफ क्लोज, जिस तरफ बड़ा सेट है उस तरफ ओपन। क्लियर? तो ये क्या है, A contained in B, this is प्रॉपर कंटेनमेंट या प्रॉपर सबसेट। जब इस वाले को सिंबल को यूज करेंगे तो इसको हम प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं कभी कभार। सर जो बी है उसमें ए है और बी में जो मतलब बी में उसके अलावा भी कुछ और हो सकता है। एग्जैक्टली बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होंगे ए से, जो ए में है वो तो बी में है ही, लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, तो ये हो जाता है प्रॉपर सबसेट। मतलब यहाँ पे 100% श्योरिटी है कि ए छोटा ही होगा बी से, और यहाँ पे इसको इम्प्रॉपर कह सकते हैं, बट इतना यूज करते नहीं है नाम। क्लियर? इम्प्रॉपर को, सो यू कैन जस्ट गो ऑन विद दिस। अच्छा, इस सिंबल का मतलब होता है इंप्लाइज। ये लास्ट ईयर भी पढ़ाया था मैंने, किसका? इस सिंबल का। जो इंप्लाइज मतलब इधर वाली, इस सिंबल के इधर वाली बात जो है, इस सिंबल के इधर वाली बात जो है, ये वाली बात इस वाली बात को इंप्लाई करती है। मतलब इफ इट रेन्स इट विल गेट वेट आउटसाइड। अगर बारिश होगी तो बाहर गीला होगा ही होगा ना। क्लियर? तो ये वाली बात इस वाली बात को इंप्लाई कर रही है। क्लियर? कि अगर ये हो रहा है तो ये भी होगा। ठीक है, चलिए लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। सबसे पहली चीज नोट, empty set is subset of all the sets। empty set जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। मतलब अगर मैं कहूं सिंगलटन सेट 1 ए, तो ए के सबसेट कौन से हैं? पहला तो है एम्प्टी सेट। अच्छा, सेट जब भी तो सेट लिखे जाएंगे तो उनके बीच में रिलेशन आएगा सबसेट वाला। क्लियर? तो एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा, एवरी सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ, मतलब एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का सबसेट होगा, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि इधर वाला जो सेट है उसके सभी एलिमेंट्स इधर वाले सेट में होने चाहिए। सबसेट की डेफिनेशन तो इतना ही कहती है ना। तो ये डेफिनेशन जो है ए एंड ए रख दे दोनों जगह तो भी सेटिस्फाइड है, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस सेट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस सेट। क्लियर? ओके, तो यहां पे कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब ऑफकोर्स जब कुछ है ही नहीं तो क्या बात करना।
तो ये ट्रिवियल है, इनको ट्रिवियल सबसेट्स भी कहते हैं। ट्रिवियल क्या होता है? ट्रिवियल वर्ड होता है जब कोई चीज ऑब्वियस होती है कि भाई ये तो होगी ही होगी। मतलब अगर तुम्हारे पास एक बॉक्स है और बॉक्स में एप्पल्स हैं, क्लियर? तो बॉक्स के ऊपर अगर ये लिखा है कि मैक्सिमम 10 एप्पल्स, तो तुम मुझे बताओ कि कितने एप्पल्स पक्का उसमें हो सकते हैं? 10 एप्पल पक्का हो सकते हैं। ऑब्वियस। देखो यहां पे अगर बॉक्स के ऊपर लिखा है तो तुम्हारा पहले दिमाग लगेगा क्या कि भाई 10 से ज्यादा एप्पल तो होंगे नहीं, तो इसका मतलब तुम मैक्सिमम सेट कर दोगे कि एट द मोस्ट 10 एप्पल्स हो सकती है, और मिनिमम सेट कर दोगे क्या? 0। हो सकता है उसमें एप्पल हो ही ना, कोई भी खाली बॉक्स आ जाए। जैसे कभी कभार ये ऑनलाइन वाले भेज देते हैं, खाली डब्बे भेज देते हैं ना, शॉपिंग वाले ना, साबुन रख के भेजते हैं कई फोन के डिब्बों में। तो ये सही में सर? पहले ऐसा होता था, अब तो ये जो है काफी ध्यान रखते हैं। अब तो ऐसे केसेस बहुत कम है। जब शुरू में ई मार्केटिंग आई थी तब तो बहुत साबुन रख के भेज देते थे। स्नैपडील वालों का तो बहुत वो हुआ था लॉस उससे, उनका तो काफी नाम भी खराब हुआ था, उसमें ज्यादा केसेस थे। Amazon, फ्लिपकार्ट, ये तो जो है काफी हद तक जो है मतलब कंपनसेशन दे देते थे कि कुछ नहीं आया है तो पे कर देते थे। ऐसे ही एक आदमी का केस याद आ रहा है मेरे को, उसने बताया दिल्ली में था, वो फोन मंगाता कहीं पे भी और फिर कहता मेरा तो खाली डब्बा आया है, ये आया है, वो आया है, कंपनी उसको पे कर देती। उसने पता नहीं कई लाख रुपए का घपला कर लिया था ऐसे ही। फिर बाद में पकड़ा गया, उसने 7-8 फोन ऐसे ही कर लिए थे और महंगे महंगे फोन मंगाता एप्पल वाले। चलिए, तो आई गेस सबसेट इज क्लियर। सो सबसे अच्छी चीज, सबसे पहली चीज और जरूरी चीज क्या है? नेचुरल नंबर्स इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे वैसे तो प्रॉपर लगा सकते हैं, पता ही है हमें, तो प्रॉपर लगा देते हैं। इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल्स, रैशनल्स इज सबसेट ऑफ रियल्स, रियल्स इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्या इस बात से सहमत हो? नेचुरल नंबर्स का सेट किसमें कंटेन्ड है? इंटीजर्स में कंटेन नहीं होता। इंटीजर्स किसमें कंटेन होते हैं? रैशनल्स में। रैशनल किसमें कंटेन्ड होते हैं? रियल्स में। रियल किसमें कंटेन्ड होते हैं? कॉम्प्लेक्स में। जिनको जिनको कॉम्प्लेक्स नहीं आती, कभी दोबारा करूंगा तो दोबारा डिस्कस कर लेना। क्या कौन से नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स? चैप्टर 5, मैंने चैप्टर 5 पहले पढ़ा दिया है, मैं हमेशा वही पहले पढ़ा देता हूँ। अगली बारी से ट्रिग्नो सबसे पहले पढ़ाया करूंगा। चलिए, तो ये वाली चेन तो बिल्कुल क्लियर ही है, क्योंकि बचपन से इसी चेन को देखो, इस एक चेन को डेवलप करते आ रहे हो तुम बचपन से। पहले तुम्हें 1 2 3 सिखाया, फिर उसमें 0 लगा के उसको होल नंबर बनाया, फिर नेगेटिव लगा के इंटीजर बना दिए, फिर फ्रैक्शन बना के रैशनल बना दिए, फिर रूट लगा के लास्ट ईयर इरेशनल बना लिए, इरेशनल और रैशनल को मिला के रियल बना लिए। इस साल तुमने कॉम्प्लेक्स सीख लिया। क्लियर? तो जितने नंबर्स है, मोस्टली नंबर्स का सेट जो है वो तुम्हारा काफी हद तक फिनिश हो चुका है। अगले साल क्या होएगा? इसमें ऐड हो जाएगा? नहीं, अगले साल इसमें कुछ नहीं ऐड होगा। और भी टाइप के नंबर्स होते हैं, ट्रांसेंडेंटल नंबर्स होते हैं, नॉन ट्रांसेंडेंटल होते हैं, कई टाइप अलजेब्रिक नंबर्स, अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल नंबर होते हैं। वो एक अलग ही कहानी है, वो काफी हायर लेवल की कहानी है। अरे इसका नाम भी खतरनाक है। डोंट वरी, तुम में से कईयों ने कॉमर्स ले रखा है, तो आई डोंट थिंक मैथ्स पढ़ने जाओगे, बट माय बेस्ट विशेस। टाइम लगे तो फिर भी निकाल के मैथ्स पढ़ लेना मेरी याद में थोड़ा बहुत। चलिए, तो सिंपल चीजें क्या क्या है? एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, पहला नोट। एवरी एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी। हाँ, हर कोई खुद का सबसेट तो होगा। दूसरा,
every set have empty set as its सबसेट। तो हर सेट के दो सबसेट तो होंगे ही होंगे। कौन से? एक तो एम्प्टी सेट और दूसरा वो खुद। क्लियर? लेकिन इसमें अगर मैं कहूं हर सेट में अगर मैं फाइव कहूं तो फाइव के कितने सेट होंगे, कितने सबसेट होंगे? सिर्फ एक एम्प्टी सेट और वो खुद भी एम्प्टी ही है। तो जो मैंने अभी अभी स्टेटमेंट कहा, देखो यही है प्योर मैथ्स। मैंने अभी अभी सेट कहा, क्या कहा कि हर एक सेट के दो सेट तो होंगे ही होंगे। वहां पे कंडीशन डालना जरूरी है कि हर एक नॉन एम्प्टी सेट के दो सबसेट तो पक्का होंगे ही होंगे। एम आई क्लियर? क्योंकि एम्प्टी सेट के एक ही सबसेट होता है। दिस इज सेम एज चलो, तो कंडीशन लगा दी, एम्प्टी सेट हो गया, सबसेट हो गया। क्या बता रहा था मैं, भूल गया यार। ये एम्प्टी सेट सिर्फ मतलब नॉन एम्प्टी सेट ही। हाँ, दिस इज सेम एज सेइंग प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की बना मतलब वन के बारे में जो बात कहते हैं कि वन का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो खुद है ना। तो वन प्राइम है, वन प्राइम है। चलो इसका पता लगा लेना, आधों को भी ये भी क्लियर नहीं है वन प्राइम है या नहीं। और प्राइम की डेफिनेशन देखो, अब से डेफिनेशंस पे ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि डेफिनेशन ही तुम्हें चीजें बताती हैं। इसीलिए तो जब भी तुम क्वेश्चन पूछते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम द आंसर इज हाउ डू यू डिफाइन दिस थिंग। जैसे कोई नया कॉन्सेप्ट लेके आता है कि इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाना बहुत जरूरी है। एंड डेफिनेशन ऐसा नहीं होता है कोई सपनों में बैठ के एक दिन में लिख देता है। इट टेक्स ईयर्स टू क्रिएट वन गुड डेफिनेशन ऑफ अ थिंग इन मैथमेटिक्स एटलीस्ट। क्लियर? तो बहुत मेहनत लगती है। नहीं है सर, वन प्राइम है। क्या ढूंढ लिया, सर्च कर लिया? चलो, व्हाट अ ग्रेट डिस्कवरी, वन इज नॉट प्राइम। अब प्राइम क्यों नहीं है? देखो यहां पे भी सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि प्राइम की डेफिनेशन जब डिफाइन करी जाती है तो उसके दो फैक्टर्स बताए जाते हैं सिर्फ, एक तो वन, दूसरा वो खुद। लेकिन वन के केस में क्या होता है, वन का सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर है, इसलिए वन को प्राइम नहीं माना जाता। सो दिस सेम थिंग अप्लाइज टू दिस कंडीशन कि हर एक नॉन एम्प्टी सेट के एटलीस्ट टू सबसेट होंगे ही होंगे। नॉन एम्प्टी कहना जरूरी है, क्योंकि अगर उसने ये कह दिया, अगर हमने ये कहा हर एक सेट के दो सबसेट जरूर होंगे, और फिर उसने हमें कहा कि एम्प्टी सेट के दो सबसेट बना के दिखाओ, देन वी आर स्टक। सो इट्स अ गेम ऑफ माइंड। यू मस्ट बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट यू आर गोइंग टू आंसर। चलिए, तो एम्प्टी सेट सबसेट के कुछ एग्जांपल्स जो है बना लो। अब यहां से मैं एक चीज बताऊंगा। मान लिया 5 के कितने सबसेट हैं? 5 के कितने सबसेट हैं? एक है। क्लियर? सिंगलटन सेट, इसके कितने सबसेट हैं? कौन से कौन से? वन और एक एम्प्टी। हाँ, दो सबसेट। 1, 2, इसके कितने सबसेट हैं? 4। वेरी गुड, तुम तो यार सीख गए। 4। अब मुझे लग रहा है नेक्स्ट तुम्हें पता ही होगा, इसके कितने हैं? 9। इतना भी इजी नहीं है। 1, 2, 3। कितने हो गए? पहले देखो, पहले लिखो एम्प्टी सेट, फिर लिखो सिंगलटन सेट, फिर कार्डिनैलिटी 2 वाले सेट, और फिर 3 वाले सेट।
पॉसिबल सबसेट्स, तो कितने हो गए 8। तो 1 2 4 8 अगले के होते हैं 16 सबसेट्स। तो तुम्हें कोई पैटर्न नजर आ रहा है यहाँ पे? 1 को ऐड करा 2 आया 2 2 4 1 को ऐड करा 2 आया 2 2 2 2 2। यहाँ पे कितने एलिमेंट है? कार्डिनैलिटी कितनी है इसकी? 1। कार्डिनैलिटी कितनी है? 2। कार्डिनैलिटी कितनी है? 3। यहाँ पे जो जिसकी कार्डिनैलिटी 4 थी उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं? 16। यहाँ पे कार्डिनैलिटी कितनी है? 0। तो इसको इस तरीके से देखो, 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। 2 की पावर 4 क्या होता है? 6। सर्वे की बात हुई। तो 1 2 क्या पता क्या कह रहा था यार, 1 2 2 कर रहा था तो चलो कोई बात वो ऐड करके क्या रहा था बस। ऐड करके मल्टीप्लाई करके करना था। चलो बाकी मैंने मान लिया, गुस्सा होने की कोई बात है ही नहीं यार, मान लिया ना मैंने। चलो तो देखो बात ये है, व्हाट आई वांट टू सिग्निफाई दैट इफ यू नो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, किसी सेट के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम्हें पता है n है, देन यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A। कितने उसके सबसेट होंगे? वो होगा 2 to the power n। क्लियर? तो दिस इज द ब्रांच ऑफ कॉम्बिनेटोरिक्स, मतलब वो ब्रांच जो नंबर्स और उनके कॉम्बिनेशंस पे काफी वर्क करती है। तो यहां से कॉम्बिनेटोरिक्स का एक प्रूफ है। पहले मुझे थोड़ा सा तुम्हें बायनोमियल सिखाना पड़ेगा, आफ्टर दैट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सप्लाई द प्रूफ सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि कैसे ये आया है। थोड़ा बहुत आइडिया तो तुम्हें आ गया होगा कि सबसेट बनाते कैसे हैं, कैसे उन्होंने काउंट किए होंगे। उन्होंने क्या किया होगा? पहले एम्प्टी काउंट कर लिया, फिर उन्होंने सारे सिंगलटन काउंट कर लिए होंगे, फिर उन्होंने सारे 2-2 के पेयर, फिर उन्होंने सारे 3-3 के पेयर, फिर अगर 4 है तो 4-4 के पेयर, 5 है तो 5-5 के पेयर, ऐसे करके उन्होंने सारे पेयर्स काउंट किए होंगे। तो कैन यू इमेजिन उन्होंने कैसे ये प्रूफ बनाया होगा? कोई बात नहीं, 11th करते आई सप्लाई द प्रूफ, तुम्हें सिखा दूंगा कैसे ये प्रूफ होगा। अभी के लिए यू डायरेक्टली स्टिक टू द रिजल्ट कि अगर तुम्हारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट ए है, तुम्हें पता है कि कितने सेट उसमें, कितने एलिमेंट उसमें है, तो यू कैन ऑलवेज टेल द नंबर ऑफ सबसेट दैट सेट इज गोइंग टू हैव, कि उस सेट के कितने सबसेट होंगे। यू कैन ऑलवेज टेल दैट। क्लियर? चलिए, आई विल फिनिश द लेक्चर हियर। क्या क्या कह रहा है यार, समझ नहीं आ रहा। हितेश कोई बात नहीं, वो बोर हो गया होगा लेक्चर में, थक गया होगा। नहीं तो कुछ ज्यादा ही पढ़ाने लग रहा है, पागल हो गया पढ़ाते पढ़ाते। चलिए चलो अब आ रही है क्लियर आवाज।